नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस। हमारे स्पेशल शो एमएसएमई डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज के स्पेशल शो में हम स्क्रैप पर विस्तार से बातचीत करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए, आप लोगों को ये बिजनेस समझाने के लिए हमारे साथ रिचमॉन्ड इंटरनेशनल के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक गुप्ता किनकर जी हैं। सर की बात की जाए, अशोक सर की, तो स्क्रैप बिजनेस में लगभग 30 से 35 साल का एक्सपीरियंस है। पूरी चीजें समझते हैं, कैसे ये बिजनेस शुरू किया जाए और तमाम चीजें तो सर से विस्तार से समझेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला द बोनस में। नमस्कार द्विवेदी जी। नमस्कार सर। सर से बातचीत करना शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं आज इस शो में मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में स्क्रैप बिजनेस कैसे शुरू करें, यानी किसी को बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो इनिशियल स्टेप्स क्या है और बाद में कैसे प्रोसीजर आगे बढ़ता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि विदेश से स्क्रैप कैसे इंपोर्ट करें और इस बिजनेस में इससे कितना फायदा हो सकता है। और आखिरी में समझेंगे कि स्क्रैप बिजनेस में क्या कुछ चुनौतियां आती हैं, अगर कोई इंपोर्ट भी करता है स्क्रैप तो उसमें क्या कुछ चैलेंजेस है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो सर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल सर मेरा यही है जो हर एक बिजनेसमैन के मन में होता है, अगर कोई स्क्रैप बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो बिजनेस कैसे शुरू कर सकता है, क्या कुछ प्रक्रिया है, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो बिजनेस शुरू कर सकता है। जी थैंक यू द्विवेदी जी। स्क्रैप का जहाँ नाम आता है तो लोग सोचते हैं ये कबाड़ का बिजनेस है, भंगार का बिजनेस है, तो थोड़ा सा दे थिंक लो अबाउट इट। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन एक ऐसी घटना हुई। मैं गयाना कंट्री में गया जहाँ के प्रेसिडेंट थे हिज हाइनेस भरत जगदेव। जब उनसे मैं मिला तो उन्होंने मेरे को कहा कि नाइस मिस्टर गुप्ता, आप स्क्रैप का काम कर रहे हैं, आप मेरे कंट्री को खूबसूरत कर रहे हैं। तो इस बात से मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि एक बड़ा बिजनेस है, इको फ्रेंडली बिजनेस है, तो इसको छोटापन नहीं मानना चाहिए। ये इसमें सबसे बड़ी बात है, इको फ्रेंडली है। अगर उस स्क्रैप को हम यूज़ नहीं करते हैं तो वो एक कूड़ा बन जाता है, और यूज़ करने से कार्बन प्रिंट भी कम होता है। और वो हम इसमें सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि यहाँ बिजनेस चैनल है, प्रॉफिट बहुत है और हमारे देश के लिए ये एक ज़रूरत है। स्क्रैप अगर नहीं होगा तो हम नई चीज़ें कहाँ से बनाएंगे। माना कि जो खदान से जो निकलता है वो भी मायने रखता है, लेकिन पुराना स्क्रैप एक बहुत बड़ी मायने रखता है एक रॉ मटेरियल के तौर पर। तो मैं कहूँगा अमर उजाला का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा विषय पकड़ा है कि जो पूरे देश के लिए फ़ायदेमंद है। सर मेरा सिंपल सा सवाल है कि अगर स्क्रैप बिजनेस किसी को शुरू करना है, चाहे किसी आदमी को, आम आदमी को, तो वो कैसे शुरू कर सकते हैं, उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए। बिल्कुल द्विवेदी जी, बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन कि शुरू कहाँ से करें, आइस ब्रेक कहाँ से हो। तो आइस ब्रेक के लिए ये प्रॉब्लम है कि आदमी यूट्यूब देखता है और दूसरे कोई चीज़ें देखता है, तो वहाँ एक थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि अधिकतर यूट्यूबर्स हैं, लेकिन उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और एक्चुअल बिजनेस करने वाले तो ना के बराबर हैं, वो आते ही नहीं है स्क्रीन पर। हम आएंगे तो और लोग भी करेंगे, थोड़ा सा ऐसा रहता है, लेकिन हमें कुछ ऐसा नहीं है और हम अपना भी करते हैं और हम औरों को प्रेरित करते हैं, क्योंकि बिजनेस इतना बड़ा है कि हम जैसे 1000 आदमी भी आ जाएं हम जैसे, तो इस बिज़नेस को कोई उसका असर नहीं पड़ने वाला है, उसका रेट कम नहीं होने वाला है, कोई कंपटीशन में घुसने वाला नहीं है। ये हमारी सोच है। तो स्क्रैप बिजनेस, कोई भी बिज़नेस शुरू करना हो उसके लिए जानकारी की से सबसे बड़ी शुरुआत होती है। तो वो जानकारी कहाँ से मिलेगी ये हम प्रॉपरली बताते हैं कि जो और लोग हैं, सर्वे जैसे किया जाता है, उसका बिज़नेस का सर्वे होना चाहिए। और हम लोग जहाँ भी अवेलेबल हैं तो आप हमारे पास आते हैं, हम भी आपको पूरा बताते हैं। और चाहे छोटा गोदाम हो, बड़ा गोदाम हो, गोदाम आदमी बहुत छोटे से शुरुआत करता है। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि जो गली में आपसे ख़रीद के ले जा रहा है वो एक छोटे गोदाम को देता है, फिर वो एक बड़े गोदाम को देता है। और ये सब चीज़ों में नेचुरली तोलने की ज़रूरत पड़ती है। तो मशीनें तोलने की आजकल बहुत महंगी नहीं है, 10,000, 20,000, 50,000 जैसी बड़ी मशीनों मिल जाती है। और उसको स्क्रैप को छांटने के लिए कटिंग और सेपरेशन के टूल्स भी होते हैं, बाय हैंड भी हो जाता है। और फिर उसको
कैरी ऑन करना होता है तो ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ा रोल होता है। देश विदेश से आ रहा है तो ये पानी के जहाज़ों में आता है, और लोकल है तो ट्रकों में जाता है। और लाइसेंस और जीएसटी की साधारण इसमें प्रक्रिया है, कोई इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से सीखना तो पड़ेगा आपको। जी बिल्कुल सर, हम लोग आगे बातचीत करेंगे, और भी चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले मैं समझना चाहूँगा सर, कितने तरह के स्क्रैप होते हैं, कौन सा स्क्रैप अगर करें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा? जी द्विवेदी जी, बहुत ही, देखिए स्क्रैप तो स्क्रैप ही है, किसी भी चीज़ का स्क्रैप हो सकता है। लकड़ी पुरानी हो गई वो भी स्क्रैप में है, कपड़ा भी स्क्रैप में है, लोहा भी स्क्रैप में है, कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, जिंक, इवन कागज़। हम आज अमर उजाला में बैठे हैं तो जो अखबार जाते हैं आप जिसको पढ़ते हैं वो भी अगले दिन वो स्क्रैप की प्रोसेस में शामिल हो जाता है। और ये तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि भारत में रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज है, बहुत बड़ा कंट्री है। तो अगर हम इसको रिसाइकिल नहीं करेंगे तो अपना हम एक तो कूड़ा बढ़ाएंगे, करकट बढ़ाएंगे, और बाहर से इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेड़ हमारे यहाँ बहुत कम है। तो अगर हम पेपर को या और चीज़ों को रिसाइकिल करते हैं तो मदर नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो कितनी तरह के स्क्रैप में, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आयरन स्क्रैप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जीवन में। आयरन, लोहा, सोना नहीं होगा तो चलेगा, आयरन के बगैर काम नहीं चलेगा। कॉपर का बिल्कुल बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, कॉपर को रेड गोल्ड माना गया है आजकल। और एल्युमिनियम, जहाँ भी बिजली का ट्रैवल होगा, जो जाएगी एक देश, एक राज्य से दूसरे राज्य में, एल्युमिनियम चाहिए। प्लास्टिक का कितना इस्तेमाल हो रहा है, ये सब चीज़ें स्क्रैप में चाहिए। ई वेस्ट बहुत बड़ा है, हर आदमी के हाथ में फ़ोन है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है, तो आखिर कहीं ना कहीं तो इसको स्क्रैप में जाना ही है। और पुरानी गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ, ये सब ये स्क्रैप में वो बिल्कुल नया बन जाता है। सर इसमें से कौन सा स्क्रैप बेस्ट रहेगा बिजनेस करने के लिए, ये बताइए सर। द्विवेदी जी, ऐसा कहना, एक किसी को पर्टिकुलर ऐसा नहीं कहा जा सकता, पर हर आदमी, ऐसा कोई नहीं है कि दिस इज़ द नंबर वन। तो कोई भी, सारे ही अच्छे हैं, लेकिन आप पर डिपेंड करता है। आपको ये किसी एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए कि उसके लिए आयरन बेटर है या कॉपर। कॉपर में भी बहुत लोग कर रहे हैं, एल्युमिनियम भी बहुत, प्लास्टिक भी, हर चीज़ को बहुत लोग कर रहे हैं, पर आपके लिए कौन सा अच्छा है, इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। सर इसमें और भी मैं कुछ चीज़ें आपसे समझना चाहूँगा कि अगर कोई स्क्रैप का बिजनेस शुरू करना चाह रहा है तो इनिशियली उसके पास कितनी पूंजी होनी चाहिए, कॉस्ट कितना लगेगा, साथ ही जो जमा, स्क्रैप को जमा करने के बाद उसकी छटनी की ये प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? जी बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसा बिजनेस है कि बहुत छोटी क्वांटिटी से, आप देखिए, एक जो हमारी, वो भी एक उसी का हिस्सा है जो गली में हमारे आ रहा है और आवाज़ लगा के ले रहा है, वो 5-10 हज़ार रुपये जेब में रख के निकलता है, और जो बेचने वाला है उसके ऊपर पैसा देता है, कोई उधार नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है, और वो ले लेता है। और चाहे तो वो उस 10,000 को ही दिन में 5 बार टर्नओवर कर सकता है। कहीं से मिला, 10,000 का सामान मिला, उसने अपने पास के उस स्टोर वाले को दे दिया, फिर वहाँ से 10,000 ले लिए। और हमेशा स्क्रैप वाले के पास पैसे की कभी कमी नहीं होती। आप शुरू बेशक छोटे से करें, लेकिन स्क्रैप में पैसे की कभी कमी नहीं आ पाती, क्योंकि कैश बिजनेस है, लोग आपको एडवांस भी देते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो जी सर, हाँ बिल्कुल, जिस तरह से सर चीज़ें बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग चीज़ें समझ कर चल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस करके चल सकते हैं। सर चैलेंजेस पर भी बात कर लेते हैं कि मुख्य तौर पर आप इतने समय से इस इंडस्ट्री में रहे हैं, इस बिजनेस में हैं, कैसे देखते हैं सर, क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और इसका साथ ही सॉल्यूशन भी बताइएगा कि ऐसे इसका सॉल्यूशन हो सकता है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है। देखिए, चैलेंज तो सबसे बड़ा ये है, क्योंकि ये इतना बड़ा बिजनेस है तो दे आर मैनी पीपल, उसमें कंपटीशन बहुत है। लेकिन अगर आप ढंग से कर रहे हैं तो कंपटीशन अभी ना के बराबर है, क्योंकि अच्छा करने वाले बहुत कम हैं, जो प्रॉपरली करने वाले। ऐसे तो रोज़ आपकी गली में 10 स्क्रैप खरीदने वाले निकलते हैं, लेकिन कोई ना कोई की ऐसी बात होती है कि आप हमेशा उसी को देते हैं। तो चैलेंजेस यही हैं कि मैं कहता हूँ चैलेंजेस कम हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। चैलेंजेस तो ना के बराबर हैं।
आपको अगर थोड़ी सी एक ही चैलेंज है कि करने के पहले या करते वक्त या करते करते आप सीख जाते हैं कि स्क्रैप कितने प्रकार का होता है, कौन सा स्क्रैप की एक अच्छी कीमत मिलेगी, कौन से की मीडियम मिलेगी, कम मिलेगी। जैसे आप कई बार हम घरों में देखते हैं जब रद्दी वाला आता है तो हम हैरान हुआ करते थे। वो कहता है अखबार की रद्दी का रेट कुछ अलग है और कॉपी की रद्दी का अलग है, गत्ते का अलग है। तो हम सोचते थे ये तो सब कागज़ ही है, इसमें क्यों अलग अलग किया जा रहा है। लेकिन उसे पता है कि किसी का रेट कम है, किसी का रेट ज़्यादा है। तो इसलिए ट्रेनिंग के साथ अगर कोई भी काम करेंगे तो सबसे आसान काम मैं कहता हूँ स्क्रैप का ही है। सर एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि कोई अगर विदेश से स्क्रैप इंपोर्ट करना चाहता है तो वो कैसे करे, इंपोर्ट करने की प्रक्रिया क्या है, और साथ ही ये भी बताइए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। देखिए आजकल स्क्रैप में एक बहुत बड़ी बात है इंपोर्ट करने की। आखिर इंपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ये तो कूड़ा है, क्यों हमें इंपोर्ट करें? क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, भारतवर्ष, तो इसके अंदर हर चीज़ की शॉर्टेज है। ये एक रॉ मटेरियल है। अगर हम मेटल का कर रहे हैं, कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, आयरन, स्टील, किसी भी चीज़ का कर रहे हैं तो इन सब चीज़ की इंडिया में शॉर्टेज है। और इंडिया का खुद बहुत स्क्रैप निकलता है, उसके बावजूद शॉर्टेज है, इसलिए हमें विदेशों से मंगानी पड़ती है। और सरकार इस बात को समझती है कि इंडिया में शॉर्टेज है, तो इसलिए इस पर बहुत से स्क्रैप पर ज़ीरो ड्यूटी है, कोई टैरिफ नहीं है। आप अमेरिका से लाओ, कहीं से लाओ, इंग्लैंड से लाओ, अफ्रीका से लाओ, हमारे पड़ोसी दुबई और गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ से लाओ। और यहाँ पर क्यों ये इस पर ड्यूटी कम की जाती है? क्योंकि यहाँ इसकी ज़रूरत है। तो सबसे बड़ा एक फ़ायदा स्क्रैप में ये है कि आपको बायर नहीं ढूंढना है, आप खरीदार नहीं ढूंढना है। ये कितनी बड़ी बात है। मैंने ज़िंदगी भर गोल्ड एंड डायमंड का काम किया है और जब से स्क्रैप में आया हूँ तो गोल्ड एंड डायमंड लोग मुझे कहते हैं कि सर आप तो गोल्ड एंड डायमंड का काम करते थे, कहाँ आप ये कचरे में आ गए? तो मैंने कहा भाई ये कचरा गोल्ड ये इको फ्रेंडली है और ये हमारे देश के लिए ज़रूरी है, देश की तरक्की के लिए ज़रूरी है। तो एज ए बिजनेसमैन हमें क्या फ़र्क पड़ता है अगर गोल्ड है, डायमंड है या स्क्रैप है? मैं अगर दोनों में कंपेयर करूं तो मैं ये कहूँगा स्क्रैप इज़ बेटर देन गोल्ड एंड डायमंड। गोल्ड एंड डायमंड के बगैर आपका गुजारा हो सकता है, स्क्रैप के बगैर नहीं हो सकता है। सर आपने इंपोर्ट की बात की, प्रोसीजर भी समझाया। मैं आपसे समझना चाहता हूँ जब कोई भी इंपोर्ट करना हो स्क्रैप तो चैलेंजेस क्या आते हैं? कि अगर इनिशियल लेवल पे समझो कोई स्टार्ट कर रहा है, पहली बार इंपोर्ट करना चाह रहा है स्क्रैप, तो क्या कुछ चैलेंजेस वो फेस करता है? जी द्विवेदी जी, बहुत ही अच्छा आपने पूछा। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज है, वैसे तो आप बॉम्बे से दिल्ली लाए वो भी इंपोर्ट कहलाएगा, पर वो इंपोर्ट इसलिए नहीं कहलाएगा कि वो एक ही कंट्री है। लेकिन वही अगर आप नेपाल से कोई चीज़ ले आए, वो भी बहुत नज़दीक है, 50 किलोमीटर उधर नेपाल है, 50 किलो, लेकिन वो इंपोर्ट कहलाएगा। तो सबसे बड़ी उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, बहुत आसान है। लोग इस डॉक्यूमेंट के जंगल में ही घूमते रहते हैं, वो सारी ज़िंदगी 10 साल के कोर्स करते हैं, कोई 1 साल का, कोई 2 महीने का। कौन कौन से डॉक्यूमेंट, बहुत आसान है अगर आप प्रॉपर ढंग से चलें, बहुत ही और प्रॉफिटेबल है बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ इसकी एक्यूट शॉर्टेज है इंडिया में। और आप जब कर रहे हैं तो वो एक्यूट शॉर्टेज पूरी हो जाती है। बायर नहीं ढूंढना कितनी बड़ी बात है। अगर आप मर्सिडीज़, BMW बनाते हैं तो भी आपको अपने सेल्समैन जाके उसको कहना पड़ेगा सर हमारी कार लीजिए, बहुत सस्ती है, बहुत अच्छी है, चलाकर तो देखिए। स्क्रैप में खरीदार कहता है कैसा भी है मुझे दे दीजिए, ये एडवांस पकड़ लीजिए। कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए कोई इसमें डॉक्यूमेंट्स की, अगर मैं यहाँ एक छोटे से प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दूंगा तो वो आपको ना याद रहेगी ना पॉसिबल है। पर मैं ये कहूँगा बहुत आसान है और सरकार इसमें सहयोग देती है करने में, कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। सर मैं चाहूँगा फिर भी आप एक शॉर्ट में ही बता दीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स सकते हैं। एक शॉर्ट में कुछ ब्रीफ दे दीजिए दर्शकों को कि एक ओवरव्यू मिल सके। जी देखिए, कोई भी बिजनेस है उसमें इनवॉइस तो बनती है, तो इसमें भी इनवॉइस बनती है, लेकिन इनवॉइस से पहले एक परफॉर्मा इनवॉइस बनती है कि उसका एस्टिमेट होता है, उसका भी अपना कोई उपयोग है। लेकिन तो परफॉर्मा इनवॉइस हो गई, और जो भी सामान आता है वो उसका एक प्रोसीजर है, पैकिंग लिस्ट होती है। चाहे पूरे कंटेनर में एक ही चीज़ है तो भी पैकिंग लिस्ट का पेपर ज़रूर होगा,
उसमें लिखा जाएगा होल कंटेनर हैविंग सो मच किलोग्राम और टन ऑफ मेटल स्क्रैप। फिर एक जो सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, सबसे मेजर डॉक्यूमेंट है, वो कहलाता है बिल ऑफ लेडिंग, नॉट लोडिंग। ये कोई फ्रेंच टर्म है या कोई दूसरे भाषा की है। बिल ऑफ लेडिंग उसको बोलते हैं, एयरवे बिल भी बोलते हैं, सी वे बिल भी बोलते हैं। तो वो आपको नहीं बनाना होता है, वो शिपिंग कंपनी या एयरलाइन आपको प्रोवाइड करती है। वो एक इस बात का प्रूफ है कि आपने कौन सा सामान कहाँ से कहाँ भेजा, कौन से जहाज़ में गया, कौन से उस पर सारी जानकारी रहती है उसमें। और उसके अलावा एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये चीज़ मान लिया हमने दुबई से खरीदी, लेकिन वो दुबई की बजाय वो ईरान से आ रही थी या अफ्रीका से आ रही थी, तो उसके साथ साथ एक हमेशा एक सर्टिफिकेट चलेगा जो कहलाएगा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कि एक्चुअली ये ओरिजिन कहाँ का है। ये सरकारों का एक रिक्वायरमेंट है कि उन्हें पता होना चाहिए कोई चीज़ कहाँ से आ रही है, किसी ऐसे देश से तो नहीं आ रही है जहाँ उनका कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो इसी और IE कोड नंबर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड नंबर बहुत आसान है। लोग सोचते हैं इंडिया में कुछ ऐसा हो गया है, कोई जरा सी भी चीज़ है, कागज़ है, गवर्नमेंट पता नहीं देगी कि नहीं देगी। ये आपका अधिकार है, हर हिंदुस्तानी नागरिक का जन्म सिद्ध अधिकार है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना। ये कोई लाइसेंसिंग नहीं है, किसी ज़माने में रही होगी कि उसको परमिशन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। आज हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है, इंपोर्ट भी कर सकता है। और I&E कोड नंबर इतना आसान है, मैं आपको क्या, आप ऑनलाइन ले सकते हो। कुल 250 से 500 रुपये उसकी फ़ीस है। अगर आप नहीं कंप्यूटर चलाना जानते, किसी आप CA को बोल दो, किसी और अकाउंटेंट को बोल दो, वो निकाल देगा। 500 रुपये में आपको परमिशन मिल जाती है। तो ये मैं कहूँगा कि अमर उजाला ने एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पकड़ा है, एक ऐसे बिजनेस को बताने का जो बहुत आसान है, जिसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, कुछ भी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, और जो बहुत ऊंचाई तक जाता है। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन, मैं नाम ले देता हूँ, अडानी जी बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, स्क्रैप से शुरुआत की थी उन्होंने। अनिल अग्रवाल जो लंदन में आजकल रहते हैं, वेदांता जिनका है, स्क्रैप से शुरुआत की थी। नवीन जिंदल कितना बड़ा नाम है, स्क्रैप से चल रहे हैं। और भी बहुत से नाम हैं जो स्क्रैप के काम से चल रहे हैं। और स्क्रैप दोनों ही बातें हैं, कंट्री की बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी है, कंट्री के ज़रूरत बहुत प्रॉफिट के लिए ज़रूरी है, और आपका अपना भी प्रॉफिट इसमें एनफ है, बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, जिस तरह से सर बता रहे हैं, चीज़ें समझा रहे हैं, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि एक एक चीज़ें जो आप लोगों के मन में सवाल होता है स्क्रैप को लेकर, उन सवालों के जवाब सर से लिए जाए। सर एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा, अक्सर जो सवाल आता है, जैसे हम लोग ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी स्क्रैप की बातचीत की, आपने अलग अलग देशों में भी घूमा, अलग अलग देशों में भी काम किया, US में किया, दुबई का भी जिक्र किया, चाइना का भी आपने जिक्र किया। कौन सा देश सही रहेगा स्क्रैप के बिजनेस के लिए? बहुत बढ़िया। ये लोग असल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस कंट्री से करें या इस कंट्री से करें। मैं आपको आज एक ऐसा फार्मूला दे देता हूँ, आप खुद ही सोच सकते हैं किस कंट्री से करना है, कौन नहीं करना है। वैसे आजकल इंटरनेट की दुनिया में बहुत आसान हो गया ये सब ढूंढना। हमने जिस उम्र में काम शुरू किया, कंप्यूटर ही नहीं होता था, हम आदमी के पास जाके पूछते थे, भाई कहाँ से करें, कैसे करें। आज तो बहुत आसान हो गया है, और इंटरनेट पे तो हर जानकारी निकल आती है, लेकिन इस प्रोग्राम में भी बताना हमारा फ़र्ज़ है। 2 तरह के कंट्रीज़ हैं। एक, स्क्रैप तो हर जगह प्रोड्यूस होता है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ओवर डेवलप्ड है, कैसा भी है, दोनों जगह निकलता है। पर इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए वो 2 कंट्रीज ज़्यादा हैं जो ओवर डेवलप्ड हैं या फुल डेवलप्ड हैं, जैसे अमेरिका, यूरोप, रशिया, कुछ भी मान लीजिए, वो अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। वहाँ स्क्रैप जो निकलता है वो प्रोसेस करना उनके लिए बड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए वहाँ से अपने यहाँ स्क्रैप आता है। दूसरी कैटेगरी उन कंट्रीज़ की है जो अभी हम डेवलपिंग में कहते हैं। अब ये शुक्र की बात है कि हिंदुस्तान डेवलपिंग से आगे बढ़ चुका है, वरना किसी ज़माने में हम भी डेवलपिंग थे। लेकिन ये मीडियम कंट्रीज़ हैं, जो दूसरे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें जो स्क्रैप निकलता है वहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं है कि उसको आराम से उसको प्रोसेस किया जा सके।
तो दो कंट्रीज से आता है, ओवर डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। और इंडिया जैसे जो कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर ये फैसिलिटी है कि वहाँ पावर सस्ती है, वहाँ मैन पावर सस्ती है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे इम्पोर्टिंग कंट्रीज़ हैं। तो हमें, वैसे तो हम ये इंटरनेट पे निकाल सकते हैं, स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, तो आप ढूंढ भी सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक बेसिक फार्मूला दे दिया है कि जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं वहाँ से भी स्क्रैप आता है, जो बहुत कम डेवलप हैं उनसे भी स्क्रैप इंडिया जैसे में आता है, और फिर नया माल बन के वो एक्सपोर्ट उन्हीं कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट हो जाता है। जी बिल्कुल, जैसा सर बता रहे चीज़ें आप लोगों को इतना सरल भाषा में समझा रहे, कोशिश है सर की ओर से और हमारी ओर से तो प्रयास किया ही जा रहा है, इसीलिए सर को बुलाया गया कि आप लोग आसानी से इस चीज़ को समझकर आगे इसमें बिजनेस भी कर सकते हैं। सर एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, ये तो हो गई प्रोसेस की बात, तमाम चीज़ें आपने लागत कॉस्ट सब कुछ बताया। मैं आपसे समझना चाहूँगा कमाई पर भी हम लोग जाएंगे कि कितना बड़ा बिजनेस है, कितना कमा सकते हैं, प्रॉफिट कितना है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा कि विदेश से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कोई भी स्क्रैप करता है उस समय किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? फ्रॉड का भी डर रहता है, ऐसे में धोखाधड़ी से कैसे बचें? देखिए, मैं कहूँगा क्योंकि इस बिज़नेस में कहते हैं इजी मनी है, आसान है, तो सबसे ज़्यादा स्कैमर्स भी इसी में है। जहाँ अच्छा पैसा है ठग लोग वहीं पहुँचते हैं। और देखिए, ठगी तो कहीं भी हो सकती है, हिंदुस्तान में भी हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए तो हमें पता है कि चलो यहाँ कानून है, पुलिस है, कोर्ट है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पर जहाँ विदेश का मामला आता है तो ये कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर देश का कानून और उससे लड़ाई करना, वहाँ जाके अपने पक्ष को रखना, किसी आदमी ने आपके साथ 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ का अगर घपला कर दिया है तो उससे लड़ना बड़ा एक्सपेंसिव होता है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि थोड़ा सा सीख कर करें। लोग हमारे यहाँ, और मैं यहाँ इस बड़े चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी ये विनती करता हूँ कि जो आदमी पैसा बाहर भेजता है तो बैंक के पास जाओ, बैंक कहता है बस पैसा ले आओ और आपने फॉर्म भर दिया, भेज दो। तो उस भोले भाले लोगों को ये नहीं पता है कि जो पीछे जो बैठा है, कई बार वो कहते हैं अरे अमेरिका से ये ऑर्डर आया है, अमेरिका से ये आदमी है, ये इंग्लैंड से है, लंदन से है, जर्मनी से है, जापान से है, ये तो बहुत अच्छे कंट्रीज़ हैं, इसमें क्या चिंता करनी। लेकिन जो स्कैमर्स हैं वो उन्हीं कंट्रीज़ में रजिस्ट्रेशन करा के काम करते हैं। तो मैं कहूँगा कि बैंकों को ये चेतावनी और सलाह और थोड़ी सी उनको देना चाहिए कि भाई कैसे इसके फ्रॉड से बचें। आज की तारीख में मेरी नॉलेज में कम से कम 100 करोड़ रुपए रोज़ का घपला, स्कैम, हम ये तो कहते हैं कि वो डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन उसमें इतना पैसा देश का बाहर नहीं जा रहा है जितना स्क्रैप, पर्टिकुलर स्क्रैप इंडस्ट्री का पैसा स्कैमर्स के हाथ में रोज़ जा रहा है। और हम जो सिखाते हैं इंडिया में, तो हम अपने आप को ऐसे समझते हैं कि हमने इस देश का सैकड़ों करोड़ रुपया हमने जाने से बचाया है। जो बेचारे भोले भाले, उनको पता नहीं, $500 की चीज़ का $250 का भाव दे देते हैं, और उसमें भी कहते हैं केवल 10% दे दीजिए, बाकी यहाँ आएगा तब आप दे दीजिएगा। लोग कहते हैं कितनी अच्छी बात है, 500 की चीज़ 250 में बिक रही है, मिल रही है, और अपने रिश्तेदार भाई अपने घर में भी नहीं बताते कि जब हम कमा लेंगे तब दिखाएंगे। तो ये एटीट्यूड की वजह से, और सरकार का कोई महकमा ऐसा नहीं है जो उन्हें सावधान करे। आज ये आपने ये द्विवेदी जी बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया है कि सावधान रहना है, कि कभी भी ऐसे चक्कर में नहीं आना है कि ये बहुत सस्ता माल मिल रहा है। तो आपको तरीका मालूम होना चाहिए उसको कैसे वेरीफाई करें, और अगर आपको लग रहा है कि इसमें 10 लाख 50 लाख रुपए बचने वाले हैं तो थोड़ा सा पैसा आप उसकी ड्यू डिलिजेंस मैंने एक बार अफ्रीका में पहली बार सुना था 10 साल पहले। ये एक शब्द है, बिजनेस की जासूसी। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा पैसा जहाँ जा रहा है वो सही जगह जा रहा है कि नहीं, और क्या मैं इसको रिकवर कर पाऊँगा कि नहीं। ये ट्रेनिंग आपको अवश्य लेनी चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में। बहुत अच्छा काम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, बहुत ही ज़्यादा तरक्की आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत हाथों में पड़ गए तो काफ़ी नुकसान भी आपको उठाना पड़ता है। सर आपसे ये भी हम लोग समझना चाहेंगे चीज़ें, जैसा आपने बताया, तो क्या स्क्रैप में मिलावट भी होती है? जी बिल्कुल, जैसे हर चीज़ में मिलावट हो सकती है। तो जैसे कॉपर है, उसमें मिलावट हो ही सकती है कि कॉपर में कुछ 2%, 4%, 10% कुछ मिला हुआ है
क्योंकि किसी किसी चीज़ में और लोग जानबूझकर भी मिला देते हैं। एल्यूमिनियम है, उसमें तो कहलाता ही अटैचमेंट कहलाता है मिलावट को, क्योंकि जब कोई एल्युमिनियम की चीज़ बनती है तो उसमें मिलावट के बगैर एलॉय बना के उसको दिया जाता है, और कोई उसी एलॉय को आपको प्योर कह के बेच देगा, वो मिलावट कहलाएगी। तो मैं एक और थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि जो नए लोग हैं, अच्छा है वो लोहे से शुरू करें। लोहे में जो मिलावट होनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि लोहे से सस्ता कोई दूसरी चीज़ है नहीं, और उसके अंदर मिलाना इम्पॉसिबल है। तो अगर कोई मिलावट होगी तो सरफेस पर होगी, दूर से दिखाई देगी। तो ये बहुत ही अच्छा मुझे आज ये प्लेटफॉर्म लगा है कि हम लोगों को बता सकें कि अगर कोई मेटल में जाना चाहता है या कोई स्क्रैप का काम करना चाहता है तो उसको सस्ते चीज़ों से शुरू करना चाहिए। जैसे लोहा है, उसको HMS भी बोलते हैं, हैवी मेल्टिंग स्क्रैप इंपोर्ट की भाषा में। तो उनसे शुरू करें और धीरे धीरे फिर हर चीज़ के तरीके हैं। ऐसा तो नहीं है एल्युमिनियम आ नहीं रहा है। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ एल्युमिनियम, कॉपर एंड आयरन। तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन हल्के मेटल से शुरू करेंगे, आपको सीखने में सुविधा हो जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा इस शो में। ओवरऑल हमने सब चीज़ों पर बात कर ली है, कैसे कोई बिजनेस शुरू करे, कैसे सुरक्षित रहे, स्टेप्स कैसे लें, प्रॉफिट। आखिरी सवाल है, प्रॉफिट की जो हमने शुरुआत में भी जिक्र किया, आपने जिक्र किया, ये अगर कोई बिजनेस करता है तो कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, ये थोड़ा डिपेंड करता है कि अगर आप पुराने हो गए हैं तो उसमें आपका प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता जाता है, क्योंकि आपको माल बाहर से मिलेगा, सस्ता मिलेगा, और आपको यहाँ लेने वाले आपको प्रॉपर प्राइस देंगे। ज़्यादा तो नहीं देंगे, लेकिन प्रॉपर प्राइस मिलेगी। इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी इसमें काफ़ी अच्छी है और चीज़ों के मुकाबले। और सबसे बड़ा प्रॉफिट आता है कि इसमें उधार नहीं है। तो कैश होने से आप एक ही पैसे को एक महीने में 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार भी रोटेट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें किसी एक्सपर्ट के पास जाकर आपको पूछनी चाहिए कि कैसे आपका 1 करोड़ रुपया 20 करोड़ बन जाता है एक ही महीने में। रोटेशन उसका 20 करोड़ का रोटेशन आप कर सकते हैं। तो ये मेजर रीज़न है बढ़ने का। और दूसरा ये, बहुत कम लागत से आप इस काम को कर सकते हैं। एक और तरीका है मर्चेंट एक्सपोर्टर और मर्चेंट इंपोर्टर बनकर, तो जिसमें कि पैसा दूसरे का लगता है आप, और लेकिन काम आप करते हैं। तो आप मिल के एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना के आप काम कर सकते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं वर्चुअली विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप इस काम को कर सकते हैं। तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी का कोई ठिकाना नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी भर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का काम किया है, लेकिन आज मैं कोई मेरे पास लोग आते हैं, गुप्ता जी कुछ बताइए, काम की तो वाट लगी पड़ी है, तो मैं कहता हूँ स्क्रैप इज़ वेरी गुड आइटम फॉर लोकल बिजनेस एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। दोनों की तरह जैसा भी आपका बजट है, आप दोनों काम बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जी बिल्कुल। स्क्रैप पर ओवरऑल चीज़ें हमने कोशिश भी की थी कि इस शो में आप लोगों तक सभी जानकारी पहुंच सके। बेसिक से बातचीत शुरू की गई है इस वीडियो में। सर ने बताया है कि आप लोग कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या कॉस्ट जाता है, इसमें कितनी लागत लगती है, कमाई कैसे हो सकती है, इसके अलावा अगर स्क्रैप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, किन नियमों को ध्यान में रखना है, क्या कुछ लाइसेंस और तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में सर ने बहुत सरल भाषा में आसानी से सब कुछ समझाया है। जो भी सवाल थे आपके हमारे मन में, उन सवालों के भी सर ने जवाब दिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, आज के इस शो में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वेदी जी। ये हमारा MSME डायरी शो है। इस दौरान तमाम जो MSMEs इंडस्ट्रीज है उस पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं। इस बार स्क्रैप पर बातचीत की गई है, तो आप लोग भी ये वीडियो ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।